तो आज हम ऐसी मांगा स्टार्ट करने वाले हैं जिसे मास्टरपीस का दर्जा मिल रखा है। इस मांगा ने पता नहीं कितने जनों की जिंदगी बदल दी। जो भी बंदा इसे पढ़ता है उसके थॉट्स, उसके सोचने का तरीका, वो इन सब को चेंज कर देता है। तो चलो पता लगाते हैं कि इसमें ऐसा क्या है। वैगाबॉन्ड। शुरू करने से पहले मुझे ये बताओ, तुम सब इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? 700 से भी ज्यादा कमेंट्स पिछली वीडियो पर, जिसमें ज्यादातर लोगों ने कहा कि बजर्ग को मत छोड़ो, कंटिन्यू करो। अरे कौन छोड़ रहा है बजर्ग को? बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे, क्या कि 3 महीनों से डार्क चीजों पर वीडियो बनाकर मेरा दिमाग भी डार्क हो गया है। इसको थोड़ा आराम दो, बहुत जल्दी कंटिन्यू करेंगे। और थोड़ा वैगाबॉन्ड को भी ट्राई दो, आखिर ये भी बजर्ग के ही इक्वल रखी जाती है, तो कुछ तो बात होगी इसमें। और तुम्हें भी मजा आएगा जब तुम कुछ नई मांगा से घुले मिलोगे। तो चलो बिना वक्त गवाए सीधा स्टार्ट करते हैं। साथे कहानी शुरू करने से पहले हमें जानना होगा कि वैगाबॉन्ड का जन्म असल में कैसे हुआ। तो ये कहानी जिस बंदे की है वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता था एडो पीरियड के टाइम पर, और इसकी लाइफ के ऊपर इजी योशिकावा ने एक नॉवल लिखी, मुसाशी। और इससे इंस्पायर्ड होकर ताकीहिको इनोए ने वैगाबॉन्ड मांगा को बनाया। चैप्टर 1, शिनमेन ताकीजो। चैप्टर स्टार्ट होता है लाशों से। हमें दिखाया जाता है कि वहां एक वॉर हुई थी जिसमें कई सारे सिपाही मरे डले थे, और उसी में से एक हमारा मेन कैरेक्टर है, शिनमेन ताकीजो, जो कि अभी जिंदा है। और उसका दोस्त भी उसी के साथ था जिसका नाम है मताची होनीदेन। फिर वो उसे उठाकर चलने लगता है। अब उनकी बातचीत से हमें पता चलता है कि ये दोनों अपना विलेज छोड़कर एक जर्नी पर निकले हैं, और इनका मकसद है फेमस फाइटर से लड़के उन्हें हराकर नाम कमाने का। उस जमाने में वॉरियर्स की काफी इज्जत होती थी, और तब ऐसे ही फेम कमाई जाती थी। आज तो काफी आसान हो गई है कमाना, लेकिन एक चीज में डिफरेंस नहीं आया कि लोग तब भी फेम के पीछे थे और अब भी हैं। रात होने पर वो आराम करने के लिए रुकते हैं। मताशी कहता है, हम यहाँ क्यों यहाँ गए? 10 दिनों से हम खाने की जगह घास खा रहे हैं। हम अपना गांव छोड़कर नाम बनाने आए थे। सोचा था 1-2 जनरल को मारकर वापस चले जाएंगे, लेकिन लगता नहीं हम ऐसा कर पाएंगे। तभी एक तलवार एकदम से उसके गले के पीछे आती है और वो फिर उस पर अटैक करता है। वो जैसे से वहां से बचकर भागता है और चिल्लाता, ताकीजो, रेफ्यूजी हंटर्स आ गए। क्या है कि वॉर अभी भी खत्म नहीं हुई है और ये उनके दुश्मन है जो बच गए। दूसरी तरफ हम देखते हैं ताकीजो और हंटर से लड़ रहा होता है। वो कहता है, अगर तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और उन दोनों को बिना किसी हथियार के बुरी तरह कुचल कर मार देता है। और जो बंदा उसके दोस्त पर अटैक कर रहा था उस पर एक बड़ा पत्थर मारकर उसका सर कुचल देता है। और फिर वो दोनों आगे चलने लगते हैं। और फिर ताकीजो कहता है, मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला। फिर उसका दोस्त भी जोश में आकर कहता है, मैं भी, चाहे जो भी हो जाए हम अपना नाम बना के रहेंगे। थोड़ी देर बाद मताची अपने आप बेहोश होकर गिर जाता है। ताकीजो देखता है कि वहां आसपास काफी सारी लाशें पड़ी हुई थी। उसे सेंस हो गया था कि यहाँ कोई ना कोई जरूर है। फिर वो भी बेहोश होकर गिर जाता है और तभी एक लड़की उसके पास चलकर आती है। चैप्टर 2, अकेमी। जैसे ही ताकीजो होश में आता है उसे सामने एक औरत दिखती है जिसका नाम है ओको। वहाँ उसका दोस्त भी बैठा होता है। ताकीजो सीधा उठकर बाहर आता है और कहता है, चलो यहाँ से। मिताची कहता है, क्या कह रहे हो? इन्होंने हमारी जान बचाई है और हमें खाने को भी दिया है, और ये चाहती भी है कि हम कुछ दिन इधर ही रुके। वैसे भी बाहर वो रेफ्यूजी हंटर्स हमें मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। ओको कहती है, हाँ ताकीजो, ये सही कह रहा है, और तुम में से एक को अकेमी से शादी करके यहीं रुक जाना चाहिए। मताची तुरंत मना कर देता है और कहता है, मैं नहीं कर सकता, मेरी पहले से ही एक मंगेतर है। बाद में ताकीजो बाहर मशरूम इकट्ठे कर रहा होता है। तभी आकेमी आकर उसे फर्क बताती है जहरीले और सही मशरूम में, और फिर दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं। वहां में पता चलता है कि आकेमी 15 साल की है और ताकीजो सिर्फ 17 साल का। ये सुनकर आकेमी भी शॉक हो जाती है। उसे तो लग रहा था कि वो 30 के आसपास का है। फिर आकेमी बताती है कि वो असल में चोर है। वो मरे हुए सोल्जर्स की बॉडी से उनके कवच और तलवारों को इकट्ठा करके उन्हें बेचकर गुजारा करते हैं। वो पूछती है, और कोई क्वेश्चन? वो कहता है, वो कौन है? तभी पीछे से एक आदमी आता है। आकेमी उस पर पत्थर मारने लगती है। ताकीजो उसके हाथ पकड़कर रोक लेता है, और फिर आकेमी बताती है कि ये है सुजिकाजे तेनमा, जो कि मेरे बाप का कातिल भी है। चैप्टर 3, ओको। वो आदमी आकर आकेमी से कहता है, तुमने और ओको ने फिर से चोरी करना चालू कर दिया। हमारी सुजिकाजे गैंग ये सब बर्दाश्त नहीं करेगी। बोल देना ओको को। इस धमकी के बाद
हम देखते हैं कि योको सारी चोरी का सामान ऊपर छत पे छुपा देती है ताकि तेनमा उन तक ना पहुंच पाए। उनमें से एक लकड़ी की तलवार ताकीज़ो को पसंद आ जाती है और ओको उसे रखने की परमिशन दे देती है। उसके बाद वो सब खाना खा रहे होते हैं और साके पी रहे होते हैं। साके मतलब पता ही होगा, दारू। और ओको जबरदस्ती ताकीज़ो को ज्यादा साके पिला रही थी। मताची कहता है, ताकीज़ो अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ताकीज़ो कहता है, अच्छा अब हम कहाँ चलें? वो कहता है, मैं सोच रहा था क्यों ना हम वापस अपने गांव चले मियामोटो। ज्यादा पीने की वजह से ताकीज़ो तुरंत सो जाता है। फिर सपने में ताकीज़ो अपने बाप से बात करता है और उनसे पूछता है, पापा मम्मी कहाँ चली गई? उसका बाप उसे मारता है और कहता है, अब वो औरत तुम्हारी माँ नहीं। तभी उसकी आंखें खुलती हैं और फिर से ओको उसके सामने बैठी उसे घूर रही होती है और फिर ओको उसके पास आकर उसे किस करने की कोशिश करती है, लेकिन वो तुरंत ही पीछे हट जाता है। ओको गुस्से से कहती है, ताकीज़ो तुमने मेरा अपमान करने की कोशिश की है। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है और बाहर सुजुकाज़े गैंग के लोग खड़े थे। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना भी। और अगर तुम इस चैनल पर नए हो और तुमने मेरी बज़क की सीरीज नहीं देखी है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देखो। चैप्टर 4 द ब्राइगेंड सुजुकाज़े। अब उनकी पूरी गैंग उसके घर की तलाशी लेते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। ओको कहती है, मैंने कहा था ना हमने कुछ नहीं चुराया। तेनमा कहता है, तुम्हारे पास साके तो होगी। वो कहती है, तुम्हें पता है वो कहाँ रखी हुई है, जाओ जाकर खुद ले लो। फिर वो कहता है, अगर तुम मेरी हो जाओ तो तुम्हें ये सब झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओको कहती है, मैं इतनी गिरी हुई नहीं जो अपने पति के हत्यारे के साथ इश्क लड़ाऊं। और इस बात से हमें पता चलता है कि अकेमी ओको की बेटी है। मुझे तो यार उसकी बड़ी बहन लग रही थी। मम्मी तेनमा कहता है, ऐसा करो सीलिंग्स को भी चेक करो। और जब वो ऐसा करते हैं तो ऊपर से कई सारी तलवारें गिरती हैं और उसका झूठ पकड़ा जाता है। फिर उनके आदमियों को अकेमी एल्मीरा के अंदर मिलती है और छूटते ही तेनमा अपने आदमियों से कहता है, उसका कर दो। और फिर वो ओको की तरफ बढ़ रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि उसके कमरे के दरवाजे पर ताकीज़ो और मताची उस पर हमला करने के लिए छुप के तैयार खड़े थे। लेकिन वो भी कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो दरवाजे में मुक्का मार के छेद कर देता है और दूसरा दरवाजा भी तोड़ देता है और ताकीज़ो का मुंह अपने हाथ से दबोच लेता है। लेकिन ताकीज़ो जानवर है, वो उसका हाथ काट के उसका मांस निकाल लेता है और फिर उसके कस का सर में अपनी तलवार मारता है। चैप्टर 5 ब्लड गेम। ताकीज़ो कहता है, अच्छा हुआ मैं अपना गांव छोड़कर यहाँ आ गया। तुम इनके जनरल हो ना, तुम्हें मारना तो काफी फक्र की बात होगी। फिक्र मत करो, आज मैं तुम्हें इन्हीं हाथों से मारूंगा। उसके बाद मताची तलवार लेकर उसके आदमियों को मारने लगता है। ताकीज़ो उसे अपनी बीस्ट वाली आंखों से घूर रहा था। तेनमा उसकी आंखों को देखकर इतना डर जाता है कि उसकी जैसा फाइटर भी खौफ के मारे उससे बिना लड़े वहां से भाग जाता है। फिर ताकीज़ो भी उसका पीछा करता है और छलांग मार के उसके सर पर वार करता है और तब तक उसके सर को कुचलता है जब तक उसका कीमा नहीं बन जाता। पीछे से मताची कहता है, इसके आदमी तो काफी कमजोर थे, मैंने आराम से उन सबको खत्म कर दिया। और उधर एक उनका घायल आदमी पड़ा होता है। वो उससे कहते हैं, ये खबर पहुंचा देना कि मियामोटो विलेज के उन्हीं दिन मताची और शिनमेन ताकीज़ो ने तुम्हारे जनरल को मारा है। और फिर वो हंसते हुए वापस आ रहे थे। ओको कहती है, देखो तो जरा, they are like a kids who's playing a game of blood। फिर ओको उन दोनों से कहती है, हमें यहाँ से निकलना होगा वरना हम सब मारे जाएंगे। जिस बंदे को तुमने मारा उसका एक भाई भी है, सुजुकाज़े कोहे, और वो इससे कई ज्यादा गुना खतरनाक है। चैप्टर 6 ट्रबल्स ऑफ मताची एट 17। रात के अंधेरे में मताची बाहर बैठा सोच रहा था कि उस सुजुकाज़े कोहे से अब वो लोग कैसे बचेंगे। उसके बाद तुरंत ही उसके अंदर ठड़क जाग जाती है और वो ओको के रूम में चला जाता है जो कि वहां सो रही थी और उसके बदन को देखकर अब उससे रहा नहीं जाता और वह अपने कपड़े उतार कर उसके पास पहुंच जाता है। तभी ओको की नींद खुल जाती है। अंधेरे में उसे कुछ नहीं दिख रहा था। वो कहती है, तुम कौन हो, मताची या ताकीज़ो? मताची को उस वक्त रियलाइज हो जाता है कि ये उनमें से किसी एक को पसंद करती है और इतने दिन उसके साथ रहने से उसे ये पता चल जाता है कि वो ताकीज़ो को ही पसंद करती है। लेकिन उस वक्त मताची को वो चाहिए थी, इसलिए वो अंधेरे का फायदा उठाकर उसे कहता है, मैं ताकीज़ो हूँ। और तभी ओको कहती है, तुमने तो कहा था तुम्हारी मंगेतर है। सुबह होने पर मताची सोच रहा था कि मैंने ताकीज़ो का नाम क्यों लिया, आखिर क्यों मैंने अपने आप पे कंट्रोल नहीं रखा। फिर वो पानी में मुंह डालकर अपनी मंगेतर ओत्सु से माफी मांगता है। तभी वो ताकीज़ो से कहता है, चलो आज ही हम वापस अपने गांव चलते हैं। लेकिन ताकीज़ो कहता है,
तुम जाओ। मैं जब गांव छोड़कर आया था तभी से मैंने सोच लिया था कि मैं कभी भी उधर वापस नहीं जाऊंगा। नाउ आई एम अ वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड वो होता है जिसका कोई घर नहीं होता और वो इधर से उधर सफर करता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ सूजीकाजे के लोग आ जाते हैं। अब जब उनका जनरल मर गया था तो वो अब ओकू के साथ जो भी मर्जी चाहे वो कर सकते थे और भूखे कुत्तों की तरह वो ओकू की तरफ पहुंच रहे थे। चैप्टर 7 फेयरवेल ताकीज़ो। और उन्हें देखकर ओकू को बचाने के लिए ताकीज़ो और मताची भी भाग कर जाते हैं। ताकीज़ो बिल्ड डिफरेंट, तो वो तो चीते की स्पीड से भागकर वहाँ पहले ही पहुंच जाता है। पीछे जब वहाँ मताची पहुंचता है तो घर के बाहर वो इतने सारे घोड़े देखकर घबरा जाता है कि अंदर बहुत आदमी है। दूसरी तरफ ताकीज़ो बिना डरे अंदर उनके सामने खड़ा था और वो सब अब उस पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। बाहर खड़े मताची की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अंदर जा सके। वो अपने आप से बात करके अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो तुम्हारा बचपन का दोस्त है, तुम्हें उसे बचाने के लिए जाना होगा वरना वो मारा जाएगा। वो जैसे तैसे हिम्मत करके वहाँ जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से ओको आ जाती है। वो कहता है अरे तुम यहाँ हो, वहाँ ताकीज़ो तुम्हें अंदर बचाने के लिए गया है। ओको कहती है मुझे पता था तेनमा के मरने के बाद ये लोग मेरे पीछे जरूर आएंगे, आखिर वो ही तो इनडायरेक्टली वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था। और फिर वो जाकर मताची के गले लग जाती है। अंदर हमें दिखाया जाता है कि ताकीज़ो कुत्तों की तरह उन सबको मार रहा होता है और उन्हीं की तलवारों से उनका गला काट रहा होता है। और बाहर हम देखते हैं कि ओको और मताची सेक्स कर रहे होते हैं। ताकीज़ो अंदर सबको मारकर कमरे को खून से भर देता है और फिर वो बाहर आता है और फिर वो पेड़ के पीछे देखता है कि उन दोनों के कपड़े पड़े हुए थे। ये देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ क्या हुआ और ये चैप्टर खत्म हो जाता है। कमेंट करना ये मांगा कैसी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब। आज के लिए पास करते हैं। आरिगातो।